हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे जून 2025 के यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज, जो कि अपन इतने टाइम से कवर कर रहे थे। अपन ने उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 देख लिया है, पार्ट 3 अपन ने देख लिया है। इसके अंदर अपन ने बहुत सारे पीवाईक्यूज कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, जो यूजीसी नेट दिसंबर का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस कवर नहीं करी है तो आप जाकर के चेकआउट कर लेना, और उससे आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अपन वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ उसका टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसके ऑप्शंस के भी टॉपिक अपन कवर करते जा रहे हैं। तो इससे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप इन चीज पर जरूर फोकस करें और इन पीवाईक्यूज को आराम से लगाएं। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 4। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाएगी। और इसके अलावा अभी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं और अपन कवर भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की एंड थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के रिलेटेड टॉपिक सारे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है अरेंज द फॉलोइंग चेयरमैन्स ऑफ फाइनेंस कमीशन इन ऑर्डर टू देयर अपॉइंटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ये जो फाइनेंस कमीशन है, जैसे अपन देखते हैं यूजीसी नेट के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज मिलता है फाइनेंस कमीशन को। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे से अपन के आते ही आते हैं। तो इसके अंदर से अपन को बताना है कि जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन्स हैं, उनको शुरू से लेकर के एंड तक, फर्स्ट टू लास्ट आपको जमाना है। तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे AM खुसरो, C रंगराजन, NKP साल्वे, के बी रेड्डी और KC पंत। इन सबको आपको सीक्वेंस वाइज जमाना है। आप टाइम दीजिए, जमाइए इसको और अपन आगे कवर करते हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लिया होगा। इसको देखो, याद करना बहुत थोड़ा सा टफ है, ये अपन जानते हैं कि ओके टफ है। तो बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कम से कम सीक्वेंस याद होनी चाहिए कि कौन कौन से थे। तो एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है मैंने, और ट्रिक भी नहीं कह सकते इसको, एक ऐसे थोड़ा सा पॉइंट्स बना रखे याद करने के लिए, जिससे आपको थोड़े थोड़े नाम याद हो जाए। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले है NSC, फिर हो गया अपना RMR, फिर है SCS, फिर उसके बाद VR, और फिर है NKS और AP। ये देखना है। तो अब देखो, N से हो गया नैरोजी, तो यानी KC नैरोजी, फर्स्ट KC नैरोजी, तो इसके अंदर अपने है नहीं। फिर उसके अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा के संतनाम, जो थे वो अपने सेकंड पे आ जाते हैं। फिर थर्ड पे कौन से आ जाते हैं, AK चंदा अपने थर्ड पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद आर से अपन बात करते हैं, तो ये है राजमन्नार। तो राजमन्नार नाम से कमेटी भी बनी थी, तो राजमन्नार यहाँ पे है नहीं। ठीक है, M से अपना आ जाएगा महावीर त्यागी जी, वो भी यहाँ पे है नहीं, अपन ने इसके अंदर नाम नहीं आ रहा है। फिर आर से नाम आ जाएगा KB रेड्डी। तो अब KB रेड्डी है, तो ये रहे D। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन अपना आ जाएगा KB रेड्डी। इनका जो टाइम है वो है 79 से 84, लगभग लगभग 4-5 साल के लिए आते हैं। तो ये 79 to 84 का इनका टाइम है। फिर अपन बात करते हैं RMR हो गया। फिर अपन S की बात करते हैं, तो JM सेलत। फिर C से नाम आ जाएगा YB चवन। फिर S से नाम आ जाएगा NKP साल्वे, तो ये NKP साल्वे अपने है यहाँ पे, तो ये सेकेंड ऑप्शन अपने ये आ जाएगा। फिर D के बाद C। इनका जो टाइम था NKP साल्वे का, इनका टाइम था 95 से 2000 तक का, तो इनका आ जाएगा 95 से 2000। ठीक है, फिर ND, जैसे अपन को ये पता चल गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से अपन को पता चल गया था पहले किसका आता है, तो ये आ गया। इसके बाद ये CSC के बाद एक और चीज़ आ जाती है जो मैं लिखना भूल गया, PKR। PKR से P से आ जाएगा KC पंत, KC पंत, तो KC पंत अपने हैं, तो ये ई वाला KC पंत। तो इनका टाइम आ जाएगा 2000 से 2005, 2000 से 2005 KC पंत। फिर K से आ जाएगा AM खुसरो, तो K से AM खुसरो, तो इनका 2005 से हो गया 2010। ठीक है, फिर KC खुसरो आ गया। फिर R वापस आ जाएगा, तो C रंगराजन, ये इनकी रंगराजन कमेटी भी बनी थी, तो ये रंगराजन, तो ये 5 से 10 हो गया, तो यह 10 से 15 का रंगराजन जी का टाइम था। तो ये अपने यहाँ पे पूरे हो गए, तो KPR अपना पूरा हो गया। तो अब अपन देख लो ये ऑप्शन ठीक है। फिर VR से हो जाएगा अपना विजय केलकर, और R से हो जाएगा अपना YB रेड्डी, और
NKS यानी NK सिंह और AP यानी अरविंद पांगड़िया जी, जो अभी के मेनली 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है वो। ठीक है, तो ये अपन ने याद कर लिया। तो पहला क्या है, NSC, RMR, SCS और PKR, VR, NKS, AP। ये अपन ने एज ए छोटी मोटी लिस्ट, अगर आपको ये भी याद हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा और आप इसको टर्म्स में सीक्वेंस वाइज में जमा सकते हो। तो अपन ने ये कर लिया है। फिर सेकंड नेक्स्ट अपना ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है अपना। अब अपन बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर शेयर इन द टोटल FDI in H1 financial year 2025 as per the economic survey to 2024-25। तो इकोनॉमिक सर्वे के भी आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इसको इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आपको जमाना है कि कौन से ने ज़्यादा पार्ट है, कब ज़्यादा पार्ट था, कब कम पार्ट था, ये सारे अकॉर्डिंग आपको जमाना है। तो इसको आप जमाएं और फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा। तो अब अगर अपन इसमें बात करते हैं तो अपन जब पढ़ रहे हैं तो इसको एक बार पूरा पढ़ते हैं। तो अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा शेयर किसका था। तो सबसे ज़्यादा शेयर अपन को पता है आजकल IT सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो अपन बात करते हैं तो पहले सर्विस सेक्टर का पार्ट आ जाता है जो कि है 19% अप्रॉक्स। 19.11 वो अपन पॉइंट्स में नहीं जाते, लगभग लगभग अपन मान के चलते हैं, या फिर मान लो 19.11% सर्विस सेक्टर का पार्ट है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, सर्विस सेक्टर के अलावा IT सेक्टर अपना बहुत ग्रो हो रहा है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ट्रेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का पार्ट आता है। तो फर्स्ट इसका है, सेकंड किसका है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो इसका जो पार्ट आता है वो 14.07% आता है। तो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इसके अंदर भी है। तो सबसे पहले अपना आ जाएगा D ऑप्शन। तो इसका कितना पार्ट है, 14.07%। फिर उसके बाद अपन थर्ड बात करते हैं तो थर्ड पार्ट में ट्रेडिंग आ जाता है। तो ट्रेडिंग का पार्ट है, अब वो कितना है, 9.14% है लगभग। ठीक है, फिर फोर्थ में आ जाता है अपना नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो कि इधर भी लिखा है, इसका कितना परसेंट पार्ट है, तो 7.04। इसका कितना पार्ट है, 7.04%। तो इधर 7.04%। तो पहला आ गया अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फिर E वाला ऑप्शन है, तो D और E पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे भी देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है सीमेंट एंड जिप्सम। सीमेंट एंड जिप्सम, इसका कितना परसेंट पार्ट है, तो इसका परसेंट पार्ट है 606। तो 6.06%। तो ये सीमेंट एंड 6.06% इसका पार्ट है। ठीक है, फिर सीमेंट एंड जिप्सम के बाद कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये फिफ्थ हो गया। तो 6 आ जाता है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा। कंस्ट्रक्शन इंफ्रा का पार्ट आ जाता है लगभग 4.45%। तो इसका है 4.45%। तो 4.45 कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर है नहीं, तो अपन को चाहिए नहीं। आगे देखते हैं पावर। फिर आ जाता है 7th पे पावर। फिर पावर के बाद आ जाता है कंसल्टेंट, 8 का आ जाता है कंसल्टेंट। 9th पे आ जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है लगभग 3.17%। तो इसका आ जाता है ऑटोमोबाइल का 3.17%। ठीक है, फिर ऑटोमोबाइल हो गया। फिर ऑटोमोबाइल के जस्ट बात है हॉस्पिटल वगैरह का पार्ट है। तो हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर इसका पार्ट आ जाता है अपना लगभग हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का 3.13%। तो ये हो जाएगा अपना 3.13%। फिर इस हॉस्पिटल के बाद आ जाता है होटल का जो 3.01 है। फिर उसके बाद आ जाता है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का 2.82 है। फिर केमिकल्स का 2.44 और टेलीकॉम कंपनी का 2.25 और इसके बाद आ जाएगा ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स का 1.75। तो लगभग ये अपन ने देख लिया है। तो ये अपने इतने होते हैं जो ये मेन है, इन सबको आप याद कर लें। और इसके अलावा भी जैसे अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, सर्विस सेक्टर और ये सारे जो इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, ये यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने चाहिए। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर है अपना फर्स्ट, अपना इसका आंसर फर्स्ट लगा लिया है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो इसको मैच करना है, इसको लिस्ट, ये अपने 37 क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। तो इस लिस्ट को आप मैच कर दीजिए, अपन आगे देखते हैं। ठीक है, मैच कर दिया होगा। तो अब अपन बात करते हैं कार्लर फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रोथ, कार्लर सेकंड लॉ ऑफ ग्रोथ, कार्लर थर्ड लॉ ऑफ ग्रोथ और ओकिन्स लॉ। तो इसकी अपन बात करते हैं। तो ओकिन्स लॉ का सबसे अलग फॉर्मूला वैसे ही दिख रहा है, तो ये वाला। तो डी का सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड इन सब में है।
तो ये ठीक है, अपन देख लिया। फिर उसके अपन बात करते हैं कार्डार्स फर्स्ट लॉ। तो कार्डार्स फर्स्ट लॉ होता है जीडीपी, ये इसके बराबर, ठीक है, कि ये फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, ये वाला फर्स्ट का थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड किस में है? इसमें और इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कार्डार सेकंड लॉ ऑफ ग्रोथ। कार्डार सेकंड लॉ ऑफ ग्रोथ किसका आ जाता है? फर्स्ट, ये वाला आ जाएगा फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट, बी का फर्स्ट, तो ये थर्ड वाला अपना आंसर बन जाएगा, ये वाला रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कार्डार थर्ड लॉ ऑफ ग्रोथ, तो ये आ जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। तो ये अपन ने आंसर देख लिया है इसका। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर ये क्या बोल रहा है? द आइडिया ऑफ कंसल्टिंग पुअर्टी वेटेड इंडाइसिस ग्रोथ इज, इसके बारे में बताना है, इसको आप पढ़ लो, आंसर दो, फिर अपन आगे वाली बात करते हैं, ठीक है। देख लिया होगा आपने। अब इसके अंदर अपन को क्या बात कर रहे हैं? ये कंस्ट्रक्टिंग पुअर वेटेज इंडेक्स ग्रोथ इज, तो इसके बारे में अपन को बताना है। जो कंस्ट्रक्टिंग पुअर वेटेड इंडाइसिस है, ये अपन को इसके बारे में बताता है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिंग पुअर्टी वेटेड इंडाइसिस ऑफ ग्रोथ है, इसके अंदर अपन बात करते हैं कि अपन बहुत जो पुअर पीपल्स है उन पे ध्यान देते हैं। तो नॉर्मल पीपल जो नॉर्मल इनकम कर रहे हैं उन पे, और जो हाई इनकम ग्रुप है उन पे अपन ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके अंदर अब बात कर रहे हैं, तो देखो, टू गिव द लीस्ट इक्वल वेटेज टू ऑल इनकम ग्रुप इन द सोसाइटी, मतलब सारे जो इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी उन पे अपन ध्यान नहीं देते, बहुत पुअर पर्सन्स पे ध्यान देते हैं, ऐसी अपन बात करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो सकता है। बाकी आगे पढ़ लेते हैं। टू अचीव हायर ग्रोथ रेट, हायर ग्रोथ रेट की बात करते ही नहीं है, क्योंकि अपन पुअर्टी के बारे में बात करें, तो पुअर्टी को अच्छा करना, उनके लिए करना, तो ग्रोथ रेट की यहाँ पे बात नहीं आती। तो सेकंड ऑप्शन ठीक नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन, टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड इक्वल बायर्स, तो फॉरेन ट्रेड की बात ही नहीं, पुअर्टी की बात कर रहे तो नहीं। टू असाइन मोर वैल्यू टू द वेटेज ऑन द इनकम ग्रुप और रिचेस्ट पॉपुलेशन एंड नो वेटेज ऑन द लोअर इनकम ग्रुप, तो इसके अंदर तो ये बात पूरी उल्टा कर रहा है कि हाईएस्ट ज़्यादा फोकस किस पे कर रहा है? हायर इनकम ग्रुप पे, रिच पॉपुलेशन पे फोकस करना है, और जो लोअर ग्रुप है उस पर फोकस नहीं करना। तो ऐसा फोर्थ वाला पॉइंट भी नहीं होता है। तो अपना फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? तो लीस्ट इक्वल वेटेज टू ऑल इनकम ग्रुप पे सबसे ज़्यादा जो वेटेज देना है, फोकस देना है, वो सारे इनकम ग्रुप पे बहुत कम देना है, पुअर पे ज़्यादा देना है, ठीक है। ऐसी अपन बात कर रहे हैं इसमें। फिर वो फर्स्ट ऑप्शन ठीक निकल गया अपना, ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर आ जाता है, देखो ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लगाना भूल गया, 38, तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। तो अब यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द रिवर्स क्राइटेरिया ऑफ एमएसएमई इन इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 एज पर द यूनियन बजट 2025-2026। तो यूनियन बजट के अनुसार जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है, उनके अंदर जो रिवाइज क्राइटेरिया था कि उनको नापने का कि कौन सी इंडस्ट्री को क्या बोला जाएगा, माइक्रो कौन सी होगी, मैक्रो कौन सी होगी, किसके आधार पे होता है? ये हमेशा इन्वेस्टमेंट और टोटल टर्नओवर के बारे में देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। तो इसके बारे में अपन ने रिवाइज किया है 1 अप्रैल 2025 को। तो ये क्या है, कौन सा है, आप देख लीजिए और आंसर दीजिए, ठीक है। आपने देख लिया होगा। तो अब अगर अपन इस एमएसएमई की बात करते हैं, तो एमएसएमई के अंदर अपन ने 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, 1, 2 और 3। तो इसके अंदर क्या देखते हैं? एक तो है माइक्रो, एक है स्मॉल और एक है मीडियम। तो इसके अंदर अगर अपन इन्वेस्टमेंट देखें, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका है? तो 2.5 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रो में चल सकता है। कि अगर कोई कंपनी अप टू 2.5 करोड़ रुपए अगर अपने बिजनेस पे लगाती है, तो वो क्या कहलाएगी? माइक्रो कहलाएगी। अप टू 2.5 से अगर ज़्यादा होगा, यानी 2.6 टू 3 करोड़ अगर हो जाएगा, तो वो स्मॉल में चली जाएगी। तो स्मॉल कब तक स्मॉल रहेगी? तो जब तक 25 करोड़ तक का इसका बजट है, तब तक ये स्मॉल रहेगी, तो अप टू 25 करोड़। और मिड कब तक रहेगी? तो मिड रहेगी 125 करोड़ तक। तो यहाँ पे हो गया 125 करोड़, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग तो अपन ने देख लिया। अब अपना आता है टर्नओवर के अकॉर्डिंग। टर्नओवर के अकॉर्डिंग जो 2.5 था उसको अपन ने कर दिया 10 करोड़ तक का टर्नओवर ये कर सकती है, अप टू 10 करोड़। 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करेगी तो अपन इसको आगे शिफ्ट कर देंगे किसमें? स्मॉल में। तो स्मॉल में कितना होता है? 100 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है। 100 करोड़ का अपन इसमें टर्नओवर करेंगे। और मिड में कितना आ जाएगा? 500 करोड़ का आ जाएगा, ठीक है। ये अपने देख लिया। अब आंसर देख लो आप कि एन एंटरप्राइजेज क्लासिफाइड इनटू माइक्रो एंटरप्राइजेज इफ इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट मशीनरी डज नॉट एक्सीड 2.5 करोड़ के, मतलब अपन किसी एंटरप्राइजेस को माइक्रो बोलेंगे कब बोलेंगे? जब उसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से ज़्यादा ना हो। तो ये बात ठीक है, ये पॉइंट बराबर है अपना। तो ए पॉइंट देख लो, ठीक है। फिर अ मीडियम एंटरप्राइजेज इज वन हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़।
तो हम मीडियम एंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं होगा। तो देखो 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो 50 करोड़ से ऊपर हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो बी वाला जिसमें भी है उसको कट कर दो। तो ये अपना आंसर नंबर सेकंड आ गया। तो और देख लो, आगे देख लेते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस हैविंग इन्वेस्टमेंट लिंक्ड अप टू 10 करोड़। तो जो स्मॉल एंटरप्राइजेस उसका 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो नहीं 25 करोड़ तक का है, तो सी वाला भी गलत हो जाएगा। तो ये अपना भी, ये भी गलत हो रखा है। तो फिर अपना है डी वाला, अ माइक्रो एंटरप्राइजेज वन हुज टर्नओवर इज अप टू 10 करोड़। तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10 करोड़, तो ये 10 करोड़ है, बात ठीक है। फिर अ स्मॉल एंटरप्राइज हुज टर्नओवर अप टू लिमिट अप टू 100 करोड़, 100 करोड़ का कर रखा है, तो 100 करोड़ कर रखा है, ओके क्लियर है। तो बाकी सारे पॉइंट ठीक है, तो ए डी और ई पॉइंट ठीक है, तो ये अपन ने सेकंड आंसर लगा लिया है। ओके, अब आगे अपन चलते हैं, सेकंड आंसर इसका हो गया है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी। तो वो जैसे अपन ने बात करी थी, कुछ कमेटीज़ भी बना रखी है, विजय केलकर कमेटी, आर के लेखी कमेटी, और ये सब कुछ कमेटी उन्होंने बनाई थी। उस बेसिस पे अपन को क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर कंसल्टिंग स्टार्ट फ्रॉम द ओल्डेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को इनको शॉर्ट करना है। तो किससे करना है, स्टार्ट सबसे पहले वाली और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा ओल्ड वाली, ऐसे अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अब इस कमेटी को अपन को लगाना है। तो अब देख लो, आप इसको लगाओ और आंसर दो, उसके बाद अपन आगे आंसर की बात करते हैं। ठीक है, तो अब टैक्स रिफॉर्म कमेटी की बात करते हैं। तो टैक्स रिफॉर्म कमेटी कुछ 7-8 इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन कमेटीज देख लेते हैं, फिर इनको अपन शॉर्ट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इनकी कुछ 5-7 कमेटी है, तो मैं आपको यहाँ पे आंसर इसका वन है, अपन आगे देख करके बताते हैं। तो देखो, फर्स्ट कमेटी आई थी अपने टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन। ठीक है, ये कब आई थी, 1953 में। और इसका मेन कार्य क्या था, इसके अंदर मेन काम क्या हुआ था, तो टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज किया गया था। ठीक है, फिर अपन सेकंड कमेटी की बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमीशन। ये आई थी अपनी 1970 के अंदर। ठीक है, जिसको अपन वांचू कमेटी भी बोलते हैं, वांचू कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या था, तो नाम से पता चलता है डायरेक्ट टैक्स कमीशन, तो ये डायरेक्ट टैक्स पे थी। डायरेक्ट टैक्स को अच्छा बनाने के लिए, डायरेक्ट टैक्स कैसे अप्लाई किया जाए उसके ऊपर बेस्ड थी। फिर अपन थर्ड कमेटी की बात करते हैं। तो थर्ड कमेटी किस पे है, अब डायरेक्ट आ गया तो उसके बाद इनडायरेक्ट तो आ गई। तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमीशन कब आई थी, तो ये आई थी 1976 में, इसके 6 साल बाद। अब ये कमेटी का भी किसी और नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है झा कमेटी। झा कमेटी बोला जाता है, क्योंकि एल के झा उन्होंने लेके आए थे इस चीज़ को, तो इसके मेन काम वही थे। इसके अंदर क्या किया था, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम रिफॉर्म्स इसके अंदर लाए गए थे। फिर अपन बात करते हैं फोर्थ कमीशन की। तो इसके अंदर क्या, कौन सी आ जाती है, टैक्स रिफॉर्म कमेटी। तो फेमस है ये टैक्स रिफॉर्म कमेटी। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म कमेटी आई थी। टैक्स रिफॉर्म कमेटी को अपन क्या कहते हैं, चिलिया कमेटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CHELLIA, चिलिया कमेटी। ये कब आई थी, तो ये आई थी 1991 में। इसका मेन काम था, इसने क्या किया था, टैक्स स्ट्रक्चर को ब्रॉड किया था। तो ब्रॉड टैक्स स्ट्रक्चर को इन्होंने ब्रॉड किया था। फिर अपन फिफ्थ की बात करते हैं। तो फिफ्थ के अंदर आ जाती है रेखी कमेटी। कौन सी आ जाती है, रेखी कमेटी। रेखी कमेटी ने कब आई थी, ये 1992 आई थी, और इसने क्या किया था, इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई किया था। तो सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई किया था। फिर उसके बाद अपन सिक्स्थ कमेटी की बात करते हैं। तो इसके अंदर आई थी विजय केलकर कमेटी, जिसको अपन कहते हैं केलकर कमेटी। केलकर कमेटी आई थी, और ये केलकर कमेटी कब आई थी, तो बहुत
अभी रिसेंट है, मतलब इनकी तो बहुत बात आई थी, 2002 के अंदर आई थी। इन्होंने क्या किया था, जीएसटी को पुश करने का काम किया था। जीएसटी वगैरह एक ऐसा टैक्स बनाने के लिए शुरुआत इन्होंने कर दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ कमेटी, सेवन्थ कमेटी की। तो ये आई थी टी आर रस्तोगी कमेटी। ठीक है, ये आई थी 2006 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सर्विस टैक्स सर्कुलेशन का काम किया गया था। सर्विस टैक्स के अंदर इन्होंने काम किया था। फिर अपन एट्थ कमीशन देखते हैं। तो एट्थ कमीशन क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म रिफॉर्म कमीशन। ठीक है, अब ये कब आई थी, ये आई थी अपनी 2013, ये थोड़ी लेटेस्ट है। अब इसको अपन TARC टास्क भी बोलते हैं, और इसके अंदर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे वर्क किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ कमिटीज़ हो गई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को याद कर लेना, क्योंकि ये कमिटीज़ हमेशा ज़्यादातर पूछी जाती है। तो अब अगर अपन बात करें तो इधर देख लो, राजा चिलिया टैक्स रिफॉर्म कमेटी। तो चिलिया कमेटी अपन ने देखा था, तो चिलिया कमेटी कब आई थी, 1991 में आई थी। फिर TR रस्तोगी कमेटी, ये भी अपन ने देखा था 2006 के अंदर आई थी, TR रस्तोगी कमेटी। फिर अपन देखते हैं विजय केलकर कमेटी। केलकर कमेटी मैंने आपको बताया कि ये कब आई थी, 2000 के बाद 2002 में आई थी। फिर स्ट्रॉम पार्थी स्ट्रॉम कमेटी ऑन डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कमेटी जो जिसकी अपन ने बात करी थी, टार्स। ठीक है, वो पार्थी स्ट्रॉम्स कमेटी थी, उसको अपन कहते हैं टार्स कमेटी, TARC। ये कब आई थी, ये आई थी 2013 में आई थी। फिर एल के रेखी कमेटी, रेखी कमेटी भी अपन ने देखा था। रेखी कमेटी कब आई थी, 1992 में आई थी। तो सबसे पहले कौन सी आई थी, ए वाली। फिर उसके बाद कौन सी आई है, देखो ई वाली, AE। फिर उसके बाद कौन सी आई है, 2002, सी वाली। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना ठीक। फिर सी है, फिर उसके बाद बी है, और बी के बाद डी है। तो अपना पहला ऑप्शन सही रहता है, तो ये अपना पहला ऑप्शन ठीक हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो अपनी कमेटी है, ये अपने देखी ना, टास्क ये वाली कमेटी, इसको किसने लाया गया था, तो ये थी पार्थ सारथी श्रम। ठीक है, ये कमेटी थी, इनके द्वारा लाया गया था। ठीक है, फिर अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कौन सा है, 39। ये हो गया 40, और ये हो गया अपना 41 क्वेश्चन। अब इसके अंदर अपन को देखना है इलास्टिसिटी, और ये जो भी अपन को सब्स्टिट्यूट गुड वगैरह, इससे अपन को मैच करना है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं, देखो इनके अंदर अपन मैच करते हैं। आप एक बार मैच करो, और फिर अपन इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, मैच कर लिया होगा आपने। अब इसके अपन आंसर देखते हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो कौन से गुड है जिसकी इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, कि अगर आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है तो आप उस गुड को ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हो। तो सब्स्टिट्यूट गुड तो ऐसा कुछ नहीं है, इन्फीरियर गुड की ज़्यादा डिमांड नहीं करते इंक्रीज प्राइस इंक्रीज होने पे। और लग्जरी गुड हाँ करते हैं, और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड तो ये इसकी बात ही नहीं है। तो इसके अंदर गुड की बात होगी तो फर्स्ट का आ जाता है थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड में और फोर्थ में। ठीक है, फिर पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी किसकी होती है, सब्स्टिट्यूट गुड की। इन केस जैसे मतलब अगर किसी एक्स गुड है और वाई गुड है, तो एक्स गुड की अगर ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, जैसे टी एंड कॉफ़ी, इधर लिख देता हूँ टी एंड कॉफ़ी, तो अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यानी पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है कि अगर एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, तो पॉजिटिव है, दोनों की बढ़ ही रही है, एक की प्राइस और एक की डिमांड, और क्या है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है। तो ये हो जाता है सब्स्टिट्यूट गुड का। तो सेकेंड का बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट ये वाला है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग PCC यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व, तो ये किसका आता है, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। तो अगर रिलेटिव इलास्टिक डिमांड होगी तो उसका स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है PCC। ठीक है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या होता है, इन्फीरियर गुड का, कि अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है, इन्फीरियर गुड को यूज़ करना कम कर देता है और नॉर्मल गुड पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये वाला ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन 41। फिर इसका आंसर हो गया था अपना फोर्थ, देखो फोर्थ हो गया अपना आंसर, ठीक है, फोर्थ अपन ने इसका आंसर लगा लिया। फिर अपन बात करते हैं 42nd क्वेश्चन की, 42nd है, ठीक है, 42nd क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द इनकम इफेक्ट इज in the opposite direction as the substitution effect but the substitution effect is dominant than the good is, तो अब ये बात कह रहा है कि अगर इनकम इफेक्ट
है, ठीक है, अगर इफेक्ट बढ़ रहा है या फिर घट रहा है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी बढ़ रहा है घट रहा है, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, मोर पावरफुल है, इसका ज़्यादा फर्क पड़ता है, डोमिनेट करता है। तो कोई गुड कौन सा होगा, ठीक है, तो देखो आंसर, ठीक है, तो आपने देख लिया होगा। तो इन्फीरियर गुड की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करें इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, प्राइस बढ़ने के कारण या प्राइस घटने के कारण अपनी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उसको अपन इनकम इफेक्ट कहते हैं। तो अगर किसी गुड की प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उस गुड को यूज़ करना कम कर देते हैं, ठीक है, उस गुड को यूज़ करना कम कर देते हैं और अगर दूसरे बेटर ऑप्शन पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये इनकम इफेक्ट पड़ता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, गुड की डिक्रीज हो जाती है कंज्यूम करना। फिर अगर अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, अगर किसी सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस कम हो जाती है तो अपन क्या करेंगे, उस सब्स्टिट्यूट गुड को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड जिसकी प्राइस कम हुई है उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, उसको बढ़ा देंगे, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। बट जब अगर उसकी प्राइस कम होगी तो अपन उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज ज़्यादा कर देते हैं। तो अब देखो प्राइस इफेक्ट में तो नेगेटिव जा रहा है, और अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या है, बढ़ रहा है। तो अब ऐसे ये गुड कौन सा होता है कि ये होता है इन्फीरियर बट नॉट गिवन। तो ऐसे गुड जिन इन्फीरियर होते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर प्राइस कम हो जाती है तो हम उनको कम कंज्यूम करने लग जाते हैं, दूसरी चीज़ पे चले जाते हैं। बाकी ऐसे गुड होते हैं जो कि क्या है, इन्फीरियर है, इन्फीरियर की क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल होते हैं। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या लगता है, बहुत ज़्यादा हाई में लगता है, क्योंकि अपन उस चीज़ को फिर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं, क्योंकि क्या होती है, प्राइस कम हो जाती है। तो इसलिए ये है इन्फीरियर बट नॉट गिवन, क्योंकि गिवन गुड के होते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं। तो इसकी अगर अपन बात करते हैं कि अगर प्राइस बढ़ती है तो अपन इसका कंजम्पशन भी बढ़ा देते हैं, ऐसी बातें होती है। तो गिवन नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, और क्या होगा, इन्फीरियर बट नॉट गिवन, ठीक है, ये आंसर अपना हो जाएगा। तो 42 का आंसर अपना क्या हो गया, 2, ओके। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे 43 का क्वेश्चन। अब इसके अंदर अपन को बात कर रही है कि अरेंज द एक्सपेंडिचर अलोकेशन टू द फॉलोइंग आइटम एज पर द परसेंटेज ऑफ टोटल यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज पर द यूनियन बजट 2025-2026 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपन को इसको लगाना है कि कितना परसेंट शेयर कहाँ पे गया हुआ है। तो अगर अपन बात करते हैं तो कितना परसेंट शेयर कहाँ पे गया हुआ है, तो सबसे पहले सबसे कम से बात करनी है। तो इसके अंदर कह रहे हैं ना, सबसे पहले सबसे कम इन असेंडिंग ऑर्डर, तो कम फिर ज़्यादा ऐसे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे कम पैसा जाता है पेंशन पे, लगभग 4% अपन पेंशन पे पैसा पे करते हैं। फिर पेंशन के बाद आपको पता है आजकल सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है, तो मेजर सब्सिडीज़ का ऑप्शन क्या आ जाता है, 6% इसका ऑप्शन आ जाता है। तो COD, तो COD देखो, CD इसमें है, ओके। फिर पेंशन के बाद अपन आ जाते हैं फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र, इसके अंदर अपन देख लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र कितना आ जाता है, 8% है अपना, तो ये आ जाता है CBA। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन अपना ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद अपना आ जाता है, तो सेंट्रल स्कीम्स के लिए जो अपन सेंटर के पास पैसा भेजते हैं, तो ये कितना है, लगभग 16% है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, अपन इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो लगभग 20% अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो इसलिए 20% हिस्सा इसका आ जाएगा, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन बजट पढ़ना पड़ता है आपको, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ता है, जो आपकी ज़रूरी है, आपको पता है। आप हर जब भी अपन वीडियो लेके आ रहे हो उसमें से 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो अपने इकोनॉमिक सर्वे से आते ही हैं, तो आपको दिख ही रहा है। और वो भी हर वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से हैं, तो आप इकोनॉमिक सर्वे पे ध्यान रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तो अपन सेकंड कर लिया है, ठीक है। फिर ये देखो, यू की वैल्यू निकालनी है, वही मैक्सिमम मिनिमा की बात आ जाती है इसके अंदर। तो यू की वैल्यू निकालनी है, तो यू की वैल्यू निकालने के लिए अपन को पता है अरेंज करना पड़ता है, तो उसको अपन अरेंज करते हैं, मैथमेटिकल वे से सॉल्व करते हैं। तो देखो इसके अंदर अपन को क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो आप निकालो और बताओ, ठीक है, निकाल लिया होगा आपने। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले तो अपन को एक वैल्यू चाहिए, अपन यहाँ पे y की वैल्यू निकाल देते हैं इससे। तो अपन क्या करेंगे, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ऐसे करने के लिए तो अपन क्या करेंगे, y को भेज देंगे इधर और 1 को भेज देंगे इधर। तो इससे क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई। तो जिसको अपन ऐसा उल्टा करके भी लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1, ये लिख सकते हैं। तो अपन को y की वैल्यू अपनी आ गई है। अब इस y की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, x में पुट कर देंगे, u वाली इक्वेशन में। तो ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है अपन इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब देखो इधर पुट कर देते हैं, तो 6x u इज इक्वल्स टू 6x प्लस y, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x माइनस 1 का स्क्वायर।
तो अब ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे एक बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, 2ab प्लस वो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बनता है, आपको पता होगा। तो इसका क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बनता है। तो इसका फॉर्मूला लगा दो तो क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपना 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। ठीक है, ये अपने लिख लिया। फिर इसके बाद अपन सॉल्व करते हैं तो 6 इसका एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो गए, ये हो गए 22x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब अपन को मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं जब अपन को क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो अपन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे u का du अपॉन dx कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, अपन को डिफ्रेंशिएशन करना आता होगा, और नहीं आता है तो अपने चैनल पे पूरी डिफ्रेंशिएशन की सीरीज़ बन रखी है, तो आप देख लेना, चेकआउट कर लेना उसको। तो देखो क्या आ जाता है कि पहले ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आगे आ जाएगा 2 इंटू 22x 2 माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा इधर 8 इंटू 1 आ गया, क्योंकि स्क्वायर इसका पावर 1 है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और जब एक कांस्टेंट होता है तो उसका 0 हो जाता है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 44x माइनस 8, ये आ गया अपना। तो अब अपन को इसकी x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाता है, क्या आ जाएगा अपना, x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 44, कट कर दो 4 4 से, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, तो 2 अपॉन 11 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब अपन को 2 इंटू 11 2 अपॉन 11 एक्स का आंसर मिल गया। अब इसको पुट कर देंगे किस में, इस वाली सीरीज़ में, ये जो अपने निकाला ना 22 और ये वाला, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो अब इसके अंदर पुट करेंगे x पुट इन इक्वेशन ये वाली EQ सेकेंड। तो EQ सेकेंड में अपने पुट कर दिया, क्या था EQ सेकेंड, 22x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। इसके अंदर पुट कर दो x की वैल्यू, तो 22 अपॉन 2 अपॉन 11 स्क्वायर माइनस 8 2 अपॉन 11 प्लस 1। ठीक है, तो 22 अपॉन, तो 2 2 ज़ा 4 4 अपॉन 121 माइनस 8 8 टू 16, तो इसको हटा दे पूरा 16 अपॉन 11 प्लस 1, ये लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 88 अपॉन 121 माइनस 16 अपॉन 11 प्लस 1। अब इसको कट कर दो तो 4 से या फिर 11 से कट हो जाएगा, तो 11 8 ज़ा और 11 11 ज़ा, तो ये कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 11 माइनस 16 अपॉन 11 प्लस 1। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे LCM लेकर के, तो इधर कर देता हूँ मैं, LCM लेकर के सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 16 प्लस 11 और अपॉन क्या हो जाएगा 11। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 11। तो अपना आंसर क्या आ गया 3 अपॉन 11। तो ये देखो u की वैल्यू आ गई अपनी 3 अपॉन 11। क्लियर है, तो u कितने हो जाए 3 अपॉन 11, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना सेकेंड है। ओके, तो अपना इसका आंसर आ गया सेकेंड। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा जब भी था आप देख लेना जो भी है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कितना रिसिप्ट आई है बजट के अंदर, जो भी अपन शेयर मिला है अपन को टोटल रिसिप्ट में 2025 के अकॉर्डिंग जो यूनियन बजट आया उसके अंदर जो रिसिप्ट है वो कितनी है, कितना मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बोरोइंग। तो ठीक है, तो आप देखो और फिर अपन इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, देख लिया होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग नहीं अपन अपनी बात करते हैं, और भी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उनको मान के चलते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता है कि जो मैक्सिमम हिस्सा आता है वो अपना किससे आता है, बोरोइंग से आता है। तो बोरोइंग से अपना हिस्सा आता है 24%। और अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था अपन ने कितना पे किया है, इंटरेस्ट पेमेंट कितना किया है 20%। तो यानी जो 4% है वो अपन एक्सटर्नल मांगते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड अपन बात करते हैं IT सेक्टर। तो IT सेक्टर से कितना है 22% है। ठीक है, बोरिंग से 24% आ गया। फिर अपन बात करते हैं इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स से अपना कितना आया है
तो लगभग अपना आता है इससे 22%। तो 22% हिस्सा इससे आया, तो इनकम टैक्स का ए का थर्ड ये। फिर अपन देखते हैं इनकम टैक्स के बाद और हिस्सा किसका है, जीएसटी का। तो जीएसटी का कितना है 18%। तो 18% यहाँ पे जीएसटी है नहीं, तो छोड़ो। जीएसटी का 18% के बाद कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनीज बहुत है। तो कॉर्पोरेट टैक्स कितना है 17%। तो कॉर्पोरेट टैक्स 17%। तो सी का क्या है फोर्थ, सी का फोर्थ। ये थर्ड वाला ऑप्शन अपना ठीक है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स के बाद आ जाता है अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू अपना आ जाता है 9%। ठीक है, फिर अपना आ जाता है यूनियन एक्साइज। यूनियन एक्साइज अपना आ जाता है 5%। तो यूनियन एक्साइज है अपना 5%, डी का सेकेंड। यूनियन एक्साइज हो गया। फिर कस्टम्स आ जाता है 4%, कस्टम्स 4%। और तो लगभग ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको इस चीज़ से वैल्यू मिली हो, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही बने रहे इस सीरीज़ पे और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर करते रहें। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।